वेलकम यू ऑल। ये हमारा पॉलिटी का नेक्स्ट वीडियो है और इसमें हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले संघ संघ भाग 5 में आते हैं और जिसका अनुच्छेद है 52 से 151। तो संघ में हमारे सारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उच्च न्यायालय, अटॉर्नी जनरल ये सारे आते हैं। तो इसी क्रम में हम सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा संघ है वो हो जाएगा पार्ट 5, आर्टिकल नंबर 52 टू 151। तो आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति आर्टिकल 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में कहा गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। सही बात है, राष्ट्रपति संसद के सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति को संसद का अंग माना जाता है, हालांकि राष्ट्रपति को संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। तो हमारे जो भारतीय संसद है उसके 3 पार्ट हो जाते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। फिर संविधान में राष्ट्रपति का शपथ के बारे में आर्टिकल 60 में दिया गया है। शपथ के बारे में तो हम यहाँ थे। आर्टिकल 60 में दिया गया है राष्ट्रपति का शपथ, जबकि अन्य पदाधिकारी, सांसद व राज्य विधानमंडल के सदस्यों की शपथ का प्रारूप 3री अनुसूची में दिया गया है। तो अभी मैं आर्टिकल 52 भारत का राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 60 राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित होंगे। अब हम लोग भारत के राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है और उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। मेनली इसमें हम लोग जो भी राष्ट्रपति हैं उनका जो मुख्य उनके कार्यकाल में हुआ होगा बस वही देखेंगे। सबसे पहला प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद 1952 में बने थे। उसके बाद फिर दोबारा राजेंद्र प्रसाद बने। फिर देखिए तीसरे हमारे डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। इससे इम्पोर्टेंट ये है फखरुद्दीन अली अहमद। इनके समय में आपातकाल लगाया गया था। आपातकाल लगाया गया था। अगला है हमारा एन संजीव रेड्डी, जो कि निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। ज्ञानी जेल सिंह प्रथम सिख राष्ट्रपति। फिर श्रीमती प्रतिभा पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट, प्रणब मुखर्जी पूर्व वित्त मंत्री। फिर रामनाथ कोविंद पूर्व राज्यपाल बिहार। द्रौपदी मुर्मू पूर्व राज्यपाल झारखंड। इसमें राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, वो देखते हैं। वीवी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति व राष्ट्रपति के तौर पर कार्य किया। जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल के दौरान निधन हुआ। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। ज्ञानी जेल सिंह, शंकर दयाल शर्मा, बी.डी. जत्ती, नीलम संजीव रेड्डी ने राज्यों के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया। अभी तक 5 राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी, अभी तक 5 राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया जा चुका है। द्रौपदी मुर्मू
देश के द्वितीय महिला राष्ट्रपति तथा जनजातीय समुदाय से संबंध रखने वाली पहली महिला राष्ट्रपति है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद हेतु अर्हताएं। तो राष्ट्रपति आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। तो भारतीय नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और लाभ के पद पर ना हो। ये हमारा राष्ट्रपति पद हेतु अर्हताएं। निर्वाचक गण, संसद के दोनों सदनों व राज्य की विधानसभाओं, विधान परिषद नहीं, संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित ओनली इलेक्टेड मेंबर, संसद के दोनों सदनों व राज्य की विधानसभाओं, विधान परिषद नहीं, के निर्वाचित सदस्य, और फिर दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जिसे 70वां संविधान संशोधन 1992 में लागू किया गया था। 70वां संविधान संशोधन 1992। तो निर्वाचक गण में कौन कौन आते हैं? निर्वाचक गण में हमारे हो जाएंगे राज्यसभा, लोकसभा प्लस विधानसभा, स्टेट विधानसभा प्लस दिल्ली प्लस पुदुचेरी, इन सभी के निर्वाचित सदस्य। चुनाव पद्धति अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा ये चुनाव पद्धति होता है। पदावधि, पद धारण करने के तिथि से 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है। ये चुनाव पद्धति अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अगला, पदच्युत, पद से कैसे वो हट सकते हैं। पहला, त्याग पत्र देंगे तो किसको देंगे? त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देंगे, उपराष्ट्रपति। दूसरा, महाभियोग द्वारा, महाभियोग आर्टिकल 61 महाभियोग द्वारा पद ग्रहण करने की पात्रता न होने पर पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन हो सकता है। आर्टिकल 57 ये कहता है, आर्टिकल 57 के अनुसार एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। नोट, यदि राष्ट्रपति के चुनाव के समय किसी विधानसभा में कुछ स्थान खाली है या राज्य की विधानसभा भंग है तो इसमें राष्ट्रपति का चुनाव बाधित नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? जो सदस्य उस समय विधानसभाओं में है उन्हीं के मतदान को पर्याप्त समझा जाएगा। ये था पुनर्निर्वाचन से। अगला, लाभ के पद के प्रयोजन के लिए भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल, केंद्र या राज्य सरकार के किसी मंत्री को लाभ का पद नहीं समझा जाएगा। तो कौन कौन सा पद लाभ का नहीं समझा जाएगा? या वो भारत के राष्ट्रपति हो, या उपराष्ट्रपति के पद पे हो, या किसी राज्य के राज्यपाल हो, केंद्र या राज्य सरकार में किसी मंत्री के पद पे हो, तो वो लाभ का पद नहीं समझा जाता है। दूसरा, भारत का राष्ट्रपति होने के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है, जैसा कि अमेरिका में है। मतलब भारत में बस नागरिक होना चाहिए, चाहे वो किसी और तरीके से नागरिकता प्राप्त कर ली हो, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ जन्म से नागरिकता होना चाहिए। यदि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन के कारण रिक्त होता है तो राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने में व उपराष्ट्रपति का चुनाव यथाशीघ्र संपन्न कराने का प्रावधान है। दोनों नवनिर्वाचित राष्ट्रपति
वह उपराष्ट्रपति पद ग्रहण अवधि से 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों की जांच का फैसला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा और इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में व्हिप जारी नहीं हो सकती है। अगला, राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं तो वरिष्ठतम न्यायाधीश। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए किसी प्रत्याशी का नाम कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और कम से कम 50 द्वारा अनुमोदित होना चाहिए, तब जाके वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए वो एप्लीकेबल होंगे प्रत्याशी के लिए। देखिएगा क्या, उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक मतदाताओं की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देकर पदमुक्त हो सकता है। उसी तरह उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देंगे। आर्टिकल 65 राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटा जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति द्वारा संभालने का प्रावधान करता है। द प्रेसिडेंट एक्ट 1969 के अनुसार अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या उन्होंने त्यागपत्र दे दिया या पद से हटा गए तो उसके बाद उपराष्ट्रपति उसके पद को देखेंगे जब तक कि वो चुनाव द्वारा उस पद को भर नहीं दिया जाए। यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश इस पद पर आसीन होगा और उसका पद भी रिक्त होने पर सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद संभालेगा। ऐसी एक परिस्थिति 1969 में उत्पन्न हुई थी जब भारत के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति का पद संभाला था। मतलब कहने का मतलब ये इसमें कि अगर हमारे राष्ट्रपति हैं नहीं है तो उपराष्ट्रपति नहीं है तो चीफ जस्टिस नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो सीनियर मोस्ट जजेज। ऐसा एक परिस्थिति 1969 में बना था जिसमें मोहम्मद हिदायतुल्लाह राष्ट्रपति का पद संभाला था। हमें राष्ट्रपति की शक्तियाँ, आर्टिकल 77 सब क्लॉज 1 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से ही की हुई कही जाएगी। सभी नियुक्तियां राष्ट्रपतियों को अपने विवेक से नहीं, मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करनी होती है। कुछ पदों के मामले में उसे भिन्न व्यक्तियों की सलाह लेनी होती है। दूसरा, राष्ट्रपति देश की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। उसे किसी देश के साथ युद्ध घोषित करने या शांति स्थापित करने की शक्ति दी गई है, किंतु यह शक्ति औपचारिक है। मतलब औपचारिक कहने का मतलब कि इसमें भी वो मंत्रिपरिषद की सबसे पहले सलाह लेगा, उसके बाद ही वो इस चीज़ पर निर्णय कर सकता है। अगला, राष्ट्रपति संसद के समक्ष निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत कराएगा। क्या क्या है वो देखिए। बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल 112। दूसरा, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा का प्रतिवेदन आर्टिकल 151। वित्त आयोग की सिफारिश आर्टिकल 281। संघ लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन आर्टिकल 323। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रतिवेदन आर्टिकल 338। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रतिवेदन आर्टिकल 330 क। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आर्टिकल 340। आर्टिकल 117 में उपबंध है कि कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में पेश किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक, राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों की तुलना देखते हैं। देखिए क्या है, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश,
राज्यपाल व उपराज्यपाल, मुख्य व अन्य निर्वाचन आयुक्त, संघ लोक सेवा के अध्यक्ष व सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति जनजाति भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारी आदि की नियुक्ति, ये सारे नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जितने भी हैं। संसद सत्र, दोनों सदनों को आहूत करना व सत्रावसान व लोकसभा का विघटन करना, आर्टिकल 85 राष्ट्रपति करेंगे। मुख्यमंत्री व अन्य मंत्री, महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड एवं उड़ीसा में राज्यपाल द्वारा जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति। विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र आहूत करना और सत्रावसान करना, ये सारे के सारे काम किसके? राज्यपाल के हैं। ये राज्यपाल का काम है। अगला, फिर राज्यपाल के कुछ और वर्क हैं। विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को नामांकित करना। विधान परिषद के जिस तरह राष्ट्रपति राज्यसभा में कुछ सदस्यों को नामांकित करते हैं, उसी तरह विधान परिषद में, जिस ऐसे तो सभी राज्यों में विधान परिषद है नहीं, जिन भी राज्यों में विधान परिषद हैं उसमें वहाँ के राज्यपाल 1/6 मेंबर को नामांकित करेंगे। राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को नामांकित किया जाता है आर्टिकल 80 के तहत। साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा में जुड़े हुए व्यक्तियों को नामांकित किया जाता है। कौन करते हैं? तो ये हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। कौन करते हैं? ये हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। अच्छा, आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित, आर्टिकल 331 करना। प्रत्येक नए चुनाव व नए वर्ष में संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करना, ये भी राष्ट्रपति का कार्य है। हालांकि अभी ये खत्म हो गया है, इसको हटा दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये सही है। प्रत्येक नए चुनाव व नए वर्ष में संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करना। आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य को विधानसभा में नामांकित करना, आर्टिकल 333, ये हमारे राज्यपाल करते थे। और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में संयुक्त अधिवेशन के समक्ष अभिभाषण, ये भी राज्यपाल का काम है। यहाँ पे दिया गया, देखिए इसको बताता हूँ आपको मैं। 25 जनवरी 2020 को लागू हुए 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 के द्वारा लोकसभा व राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान निष्प्रभावी कर दिया गया है। हालांकि 17वीं लोकसभा और 25 जनवरी 2020 से पूर्व गठित विधानसभाओं के विघटन तक इनमें आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य हेतु स्थान आरक्षित बने रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि लोकसभा राज्यसभा में जो सीट आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए रिजर्व होते थे, जिसका नियुक्ति लोकसभा में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और विधानसभा में राज्यपाल करते थे, उनको 104 संविधान संशोधन अधिनियम के उसको खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट, सैन्य न्यायालय संघ के कानूनों के उल्लंघन, मृत्युदंड के सभी मामलों में दोष सिद्ध व्यक्ति का दंड कम या माफ करना, ये राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के तहत करते हैं। ये राष्ट्रपति को पावर मिला हुआ है इन चीजों का। अगला देखिए, राज्य विधियों के उल्लंघन पर क्षमादान, प्रविलंबन, विराम, लघुकरण, आर्टिकल 162, ये राज्यपाल को मिला हुआ ये पावर। राज्य का राष्ट्रपति डेथ सेंटेंस को खत्म कर सकता है, बट राज्यपाल के केस में ऐसा पावर नहीं है। लेकिन मृत्यु दंड को राज्यपाल माफ नहीं कर सकता है, केवल उसे स्थगित, प्रविलंबित तथा लघुकृत कर सकता है। सैन्य न्यायालय के तहत सजा प्राप्ति के संदर्भ में राज्यपाल को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, वो सिर्फ राष्ट्रपति देखेंगे। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, आर्टिकल 123, वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 123, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसकी? तो राष्ट्रपति की, इसको देखना है। और अगर राज्य की बात करें तो राज्यपाल को है आर्टिकल 213 के तहत। आर्टिकल 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने का निम्नलिखित परिस्थितियां होती है: संसद के दोनों सदन अथवा एक सदन में सत्र
एक सदन सत्र में न हो। यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि विधि के निर्माण की तत्काल आवश्यकता हो, तो वो उस समय आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। सरकार के समक्ष कोई आकस्मिक परिस्थिति विद्यमान हो, उस केस में करते हैं। राष्ट्रपति संघ सूची और समवर्ती सूची संबंधित विषयों पर अध्यादेश जारी करता है। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन हो अथवा राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ हो, उस केस में राष्ट्रपति राज्य सूची पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। तो अध्यादेश किस चीज में जारी कर सकता है? संघ सूची, समवर्ती सूची, और अगर कहीं राज्य में राष्ट्रपति शासन हो या राष्ट्रीय आपातकाल हो तो राज्य सूची पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश की अवधि, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अध्यादेश कितने दिनों तक वैलिड रहेगा? अध्यादेश संसद की बैठक होने पर दोनों सदनों में समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यदि संसद के दोनों सदस्य अध्यादेश को पारित कर दे तो अध्यादेश कानून का रूप ले लेता है। यदि संसद द्वारा इस पर कार्यवाही नहीं की जाती है तो संसद की बैठक के 6 सप्ताह बाद यह अध्यादेश समाप्त हो जाता है। यदि संसद के दोनों सदनों की बैठक अलग अलग तिथि को बुलाई जाती है तो यह 6 सप्ताह वाली अवधि बाद वाली तिथि से गिनी जाती है। समझ गए? आगे अगला, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ। टोटल 5 होंगे इसमें। पहला है लघुकरण। लघुकरण होता है किसी कठोर प्रकृति के दंड के स्थान पर हल्की प्रकृति का दंड देना, जैसे कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल देना। दूसरा परिहार, रेमिशन। इसका अर्थ है दंड के आदेश की प्रकृति बदले बिना दंड की मात्रा को कम कर देना। जैसे 5 वर्ष के कठोर कारावास को कम करके 2 वर्ष के कठोर कारावास में परिवर्तित कर देना। तो लघुकरण किसी कठोर प्रकृति के दंड मतलब दंड की प्रकृति में बदलाव, लघुकरण। परिहार दंड की प्रकृति में बिना बदले दंड की मात्रा को कम करना। अगला विराम। इसका अर्थ है दंड पाए हुए व्यक्ति की विशिष्ट अवस्था के कारण उसके दंड की कठोरता को कम करना। ऐसे गर्भवती स्त्री के मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल देना, ये होता है विराम, रेस्पाइट। नेक्स्ट, प्रविलंबन। इसका अर्थ है मृत्युदंड को अस्थायी तौर पर निलंबित कर देना। और अंतिम है पार्डन, क्षमा। इसका अर्थ है अपराधी को दंड या दंडादेश से पूरी तरह मुक्त कर देना। तो ये आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को ये पावर मिले हुए हैं। सबसे पहले आर्टिकल 72 क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति को जो इसको ध्यान रखना, उसके बाद इन 5 पॉइंट को ध्यान रखना। यदि संसद के दोनों सदन अध्यादेश पर अनुमोदन कर दे तो यह निर्धारित 6 सप्ताह की अवधि से पहले ही समाप्त हो जाएगा। चूंकि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि 6 महीने की होती है एवं संसद द्वारा अध्यादेश पर कार्रवाई न करने की स्थिति में यह अध्यादेश प्रथम बैठक के 6 सप्ताह पश्चात हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अतः इस तरह अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने 6 सप्ताह हो सकती है। क्वेश्चन बनेगा कि अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो 6 मंथ और 6 वीक। अगर 6 वीक तक भीतर अगर उस पर कोई अनुमोदन नहीं करते हैं तो निरस्त हो जाएगा। अगर उस पर कोई 6 वीक तक अगर दोनों सदनों में कहीं पास नहीं हो, दोनों सदनों में से पास नहीं होता है तो वो ऑटोमेटिक वो निरस्त हो जाता है। अगला, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियाँ, आपात उपबंध भाग 18 आर्टिकल 352 से 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित शक्तियाँ हैं। अनुच्छेद 352 में वर्णित है, यदि राष्ट्रपति को यह हो जाता है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या विद्रोह के होने पे, इनमें तीनों में, जैसे कि युद्ध हो गया या बाह्य आक्रमण हो गया या सशस्त्र विद्रोह हो जाए के होने के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में हो तो वो संपूर्ण देश या उसके किसी भाग पे आपातकाल की उद्घोषणा कर सकेगा। आर्टिकल 352 में यही कहा गया है कि जैसे मान लो कि हमारा कंट्री है,
ये किसी भाग में या पूरे भाग में किस कारण से, तो या तो वार हो या बाह्य आक्रमण हो या विद्रोह हो, आर्म विद्रोह। इसको बाद में बदल दिया गया, इसको दिया गया था कि आर्म्ड रिबेलियन। हाँ, तो वो राष्ट्रपति 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर देगा। अब यहाँ आ गया, देखिए दिया गया 44वां कॉन्स्टिट्यूशन संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा आर्टिकल 352 में आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह शब्द में विस्थापित किया गया। मतलब पहले यहाँ पे था आंतरिक अशांति था, तो उसको हटा करके सशस्त्र विद्रोह शब्द किया गया। तो ये आर्टिकल 352 है। आर्टिकल 356 के अंतर्गत यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो तो राष्ट्रपति उस राज्य में आपात की घोषणा कर सकता है। इसके लिए राज्यपाल की रिपोर्ट या उसके बिना राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकता है। आर्टिकल 356 संवैधानिक राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता है, इसको राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। आर्टिकल 360 में बताया गया है कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय अस्थायित्व या साख संकट में है, तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकेगा। अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगेगा। मैक्सिमम कितने दिनों तक होती है? 2 महीने, उससे ज़्यादा की नहीं हो सकती। अन्य शक्तियाँ में क्या क्या है वो देखते हैं। आर्टिकल 77 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों को उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। आर्टिकल 239 के तहत संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। अगला आर्टिकल 341 और 342 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में विभिन्न सामाजिक समूहों को पहचानने तथा उन्हें शामिल करने की शक्ति राष्ट्रपति को मिली हुई है। और आर्टिकल 339 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में भी नियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। इसमें क्या होता है कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पहली बार में 30 दिन, संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन में प्रत्येक क्षमता इस प्रकार से अनिश्चित काल तक कर सकते हैं। मतलब कि पहला बार ये 30 दिन तक हुआ, लेकिन अगर दोनों सदन से इसे अनुमोदन मिलता रहा तो ये अनिश्चित काल तक ये बढ़ता रह चला जाएगा, लेकिन इसे विशेष बहुमत से पारित करना पड़ेगा। अगला क्या वो देखिए। मौलिक अधिकार, इसमें कौन कौन से आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। और इसे अगर समाप्त करना हो तो लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित के द्वारा इसे समाप्त कर सकते हैं आपातकाल को। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352। सबसे पहली बात, इसमें ये पहली बार 30 दिनों की लगता है। अगर उसके बाद इसको अगर बढ़ाना हो तो दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा और अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। मौलिक अधिकार कौन कौन से निलंबन नहीं होंगे? आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़ के सारे मौलिक अधिकार निलंबन हो जाते हैं। और अगर इसे समाप्त करना हो तो लोकसभा के साधारण बहुमत से यह प्रस्ताव पारित करके इसे आपातकाल को समाप्त कर दिया जाता है। अगला क्या, राज्य में आर्टिकल 356 राज्यपाल के प्रतिवेदन द्वारा या राज्यपाल के विवरण के बिना मंत्रिमंडल के सलाह पर उसे खत्म किया जा सकता है। नेक्स्ट, पहली बार में 60 दिन तक ये पूरे राज्य में कंटिन्यू रहेगा राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन 6 मंथ तक चलता है और अधिकतम 3 वर्षों तक साधारण बहुमत के द्वारा इसे बढ़ा सकते हैं। मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, राष्ट्रपति स्वयं वापस ले सकता है। वित्तीय आपातकाल, मंत्रिमंडल के सलाह पे पहली बार 60 दिन अनिश्चित काल तक, क्योंकि संविधान में इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, साधारण बहुमत से इसे आगे बढ़ा सकते हैं और राष्ट्रपति इसे कभी भी वापस ले सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा राष्ट्रपति की वीटो या निषेधाधिकार शक्ति, अत्यंतिक वीटो।
विशेषित वीटो, अत्यंतिक वीटो, पॉकेट वीटो। ऐसा वीटो जो विधायिका द्वारा पारित विधेयक को पूरी तरह से खारिज कर सकता हो उसे हम लोग अत्यंतिक वीटो कहते हैं। विशेषित वीटो ऐसी वीटो शक्ति जिसे एक बहुमत से विधायिका द्वारा खारिज किया जा सकता है और भारत के राष्ट्रपति के पास ऐसी वीटो शक्ति नहीं है। हमारे पास है निलंबनकारी वीटो। अत्यंतिक वीटो है, ये निलंबनकारी वीटो है। इसमें क्या है कि कार्यपालिका के प्रमुख द्वारा किए गए वीटो को विधायिका पुनर्विचार करके साधारण बहुमत से पुनः पारित करके खारिज कर सकती है। और लास्ट है हमारा जेबी वीटो। जेबी वीटो यानी कि पॉकेट वीटो कार्यपालिका के प्रमुख द्वारा विधेयक पर स्वीकृति या अस्वीकृति देने के बजाय उसे अपने पास रख लेना, यानी कि उस पर कोई स्वीकृति नहीं देना, उसे अपने पास रख लेना। 1986 में भारतीय डाकघर अधिनियम पर राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने इस वीटो का प्रयोग किया था। 1986 में पॉकेट वीटो का राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने प्रयोग किया था भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम के लिए। अगला है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग का अनुच्छेद कौन सा था? आर्टिकल नंबर 61। महाभियोग का अनुच्छेद कौन सा था? आर्टिकल नंबर 61। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो निम्नवत है। सर्वप्रथम संसद का कोई सदन राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण का आरोप लगाए, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। इसकी कुछ शर्त है। यह आरोप एक संकल्प के रूप में होना चाहिए, कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना के बाद प्रस्तावित हो, सदन की कुल संख्या का कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित संकल्प प्रस्ताव हो। अगला, संसद की कुल सदस्य के कम से कम सदन के कुल सदस्य की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से संकल्प पारित हो। दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा तथा राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना बचाव कर सकेगा। यदि संकल्प दूसरे सदन से आरोप सिद्ध होने के बाद उस सदन के भी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित हो जाए तो संकल्प पारित होने की तिथि से राष्ट्रपति अपने पद से हटा दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य महाभियोग प्रक्रिया में भाग व मतदान कर सकते हैं। नामांकित सदस्य मतलब ये हमारे हो गए जिसको हम लोग नॉमिनेट करते हैं। तो इसका एक बार फिर से बता दूं आपको कि जो हमारा आर्टिकल 61 है उसमें राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में वर्णित है। सबसे पहले इसे किसी भी सदन में, चाहे वो राज्यसभा हो और चाहे वो लोकसभा हो, किसी भी सदन में इसे शुरू किया जा सकता है। दूसरी बात, उस सदन में कम से कम 14 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए और 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी पड़ेगी आपको। उसके बाद जिस सदन में ये लाया गया उस सदन में उसके कुल सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत से वो पारित हो। फिर उसके बाद उसे दूसरे सदन में भेजा जाएगा, वो उस पर जाँच करेगी। अगर उस सदन में भी 2/3 बहुमत से वो पारित हो गया तो राष्ट्रपति अपने पद से मुक्त हो जाएंगे या पद से हटा दिए जाएंगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा राष्ट्रपति से रिलेटेड था। इसको आप लोग अच्छे से वीडियो देखिए, उससे रिलेटेड MCQ बहुत जल्द आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।